गाजा में ट्रूप डिप्लॉयमेंट और उस हवाले से सामने आने वाले चैलेंजेस। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान क्या पॉसिबल चैलेंजेस फेस कर सकता है गाजा में ट्रूप्स डिप्लॉयमेंट के हवाले से। इस हवाले से इजराइल का क्या हिडन ऑब्जेक्टिव हो सकता है पाकिस्तान को स्ट्रेटेजिकली वीक करने का, और पाकिस्तान को किस तरह फूंक फूंक कर कदम आगे बढ़ाना होगा इस सेंसिटिव मैटर को लेकर। हम जानने की कोशिश करेंगे कि इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से इजराइल ने तुर्की की मुखालफत क्यों की है और पाकिस्तान की ओपन मुखालफत क्यों नहीं की। इससे इजराइल का क्या ऑब्जेक्टिव है, पाकिस्तान को क्या खतरात लाहिक हैं और इस हवाले से कौन से चैलेंजेस सामने आ रहे हैं, आज की इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमने अभी रिसेंट अपनी वीडियोस में डिस्कस किया है कि टॉप कंटेंडर्स के तौर पर पाकिस्तान, आज़रबाईजान और इंडोनेशिया सामने आए हैं नॉन अरब मुस्लिम ममालिक में जो गाजा में अपनी फोर्स भेजेंगे आईएसएफ के तहत। लेकिन एक बहुत बड़ा चैलेंज ये सामने आ रहा है कि उसकी कोई ऑपरेशनल डिटेल क्लियर नहीं हो पा रही, और इस हवाले से ये 8 मुस्लिम ममालिक हैं जो एक्टिव होकर कंसल्टेशंस कर रहे हैं, जिनकी ट्रंप से भी मुलाकात हुई है और रिसेंटली इन्होंने इस्तांबुल में भी बैठक की है जिसमें पाकिस्तान भी शामिल था। पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब, कतर, इजिप्ट, जॉर्डन, इंडोनेशिया, ये सब इस हवाले से सर जोड़कर बैठ गए हैं। इसके अलावा इन्होंने इजराइल की सीज फायर की खिलाफ वर्जियों पर भी तनकीद की है। लेकिन सबसे बड़ा मसला यही सामने आ रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं है। एक तरफ मुस्लिम ममालिक की सोच है, एक तरफ इजराइल की सोच है, एक तरफ अमेरिका की सोच है। तो ये सारी सोचें किस पॉइंट पर अलाइन होंगी ये डिसाइड नहीं हो पा रहा, और ये होना इतना आसान भी नहीं है क्योंकि इसमें बहुत से ऐसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट्स हैं जिन पर अवाम तलमला उठेगी। जैसे कि हम आपको गाहे बगाहे बताते रहे हैं कि इसमें 13 से लेकर 16 पॉइंट्स अगर आप पढ़ें तो उसमें क्लियरली लिखा है कि हमास को डिसआर्म करना होगा, हमास की टनल्स और वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज को तबाह बर्बाद किया जाएगा, इनको इस तरह डिस्ट्रॉय किया जाएगा कि इनको कभी दोबारा नहीं बनाया जाएगा, वेपन्स बियॉन्ड यूज। ये जो इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स आएगी ये गारंटीज देगी इजराइल को कि अब ऐसी कोई कार्रवाई नहीं होगी आपके खिलाफ। हमास को डिसआर्म किया जाएगा, लेकिन इजराइल के हवाले से कोई बात नहीं की गई कि वो जब चाहे सीज फायर की खिलाफ वर्जी करे, वो जब चाहे बमबारी कर दे। और इन रेजिस्टेंस ग्रुप्स के हवाले से मुस्लिम दुनिया की सड़कों पर और गलियों में एक सेंटीमेंट है, बेशक ऐवानों में ना हो, लेकिन जो इतनी बड़ी मुस्लिम दुनिया है, अरब और नॉन अरब, वो जज्बात रखती है और उनके लिए ये एक्सेप्ट करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है कि हमास से ये सब असलहा छीनेंगे, वेपन्स को बियॉन्ड यूज बनाया जाएगा, कंप्लीट डीमिलिटराइजेशन, डिसमेंटलिंग ऑफ गाजा टनल्स जो हमास के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज सामने आ रहा है। और दूसरा, बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं कि इसको यूएन के मैंडेट के तहत होना चाहिए, लेकिन अब तक की डिटेल्स के मुताबिक ये इन 8 ममालिक, ट्रंप और इजराइल का मुश्तरका प्लान है। यानी इसमें चंद स्टेक होल्डर्स हैं जो यूएस के करीब हैं, और ये कोई यूएन की बॉडी भी नहीं होगी। जैसे हम बात करते हैं पाकिस्तान बहुत से एरियाज में यूएन पीस कीपिंग मिशंस भेजता है, ये अभी यूएन के मैंडेट के तहत नहीं है, लेकिन इसमें इजराइल और यूएस की अप्रूवल शामिल है। ये चीज़ इसको थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल बनाती है। और फिर इजराइल ने जो बयान दिया है कि हम टर्किश फोर्सेस को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, और साथ ही क्लियर पैगाम दिया है कि जो जो ममालिक इस फोर्स के तहत गाजा में एंटर होंगे उनको इजराइल के साथ फेयर रहना पड़ेगा, यानी कि कोई पंगाबाजी ना करना हमारे साथ। और ये भी हमने डिस्कस किया था कि इस फोर्स में शामिल ममालिक और आईडीएफ यानी जो इजरायली फोर्सेस है इनके दरमियान एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम होगा। ऑब्वियसली जब आप किसी रीजन में जाते हो और वहाँ पर उस जगह की फ़ौजें खड़ी होती हैं तो आपको कोई ना कोई तो बात करनी पड़ती है। तो फिर अब्राहम अकॉर्ड्स की एक राह हमवार होगी उन ममालिक के लिए जिन्होंने अभी तक इजराइल को नॉर्मलाइज नहीं किया। और इजरायली फोर्सेस की बात करें तो वो अभी सर्टेन पॉइंट तक पीछे गई हैं, वो गाजा से निकली नहीं हैं, और उन्होंने शर्त यही रखी है कि जब तक हमास की कंप्लीट डिसमेंटलिंग नहीं होगी और ये ममालिक हमें गारंटी नहीं देंगे जिनकी फ़ौजें वहाँ पर खड़ी हैं, तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। तो इजराइल का कोई प्लान नहीं है नियर फ्यूचर में गाजा को छोड़ने का। और वेस्ट बैंक में वो क्या कर रहे हैं, किस तरह 2 स्टेट सोल्यूशन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, वो तो रहने ही दें, उस पर तो कोई बात कर ही नहीं रहा। अभी मसला सारा गाजा का आया हुआ है, ये सारे गाजा पर फोकस कर रहे हैं। नेतन्याहू ने भी इस हवाले से कह दिया है कि हमारी फोर्सेस गाजा में मौजूद रहेंगी और मेन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी ही होगी। इजराइल विल रिटेन सिक्योरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूडिंग अ सिक्योरिटी पैरामीटर फॉर अ फोर्सेबल फ्यूचर। और उन्होंने भी क्लियरली कहा था कि हम टर्किश फोर्सेस की आईएसएफ में एंट्री के खिलाफ हैं, हम उसको अपोज करेंगे।
और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि हम डिसाइड करेंगे, इजराइल डिसाइड करेगा कि इस फोर्स के अंदर किन ममालिक की फौजें आएंगी। ये है सबसे बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज़ जिसकी वजह से अब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में भी खलबली पैदा हो रही है। और एक बयान सामने आया फ़ौज का और इस हवाले से उन्होंने कहा है कि पार्लियामेंट फैसला करेगी, पार्लियामेंट डिबेट करेगी कि हमें गजा में फोर्स भेजनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि इजराइल क्लियरली कह रहा है कि हम डिसाइड करेंगे। उन्होंने तुर्की को डिसअप्रूव किया लेकिन पाकिस्तान के हवाले से कोई बात नहीं की। और इसके साथ ही ये जो ट्रूप सेंटर होंगे इनका क्या मैंडेट होगा उसकी भी कोई क्लैरिटी नहीं है, उनके क्या क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे। लेकिन जैसा कि उस 20 नकाती एजेंडा में है, जैसा कि हमास को डिसार्म करना, वो चीज़ें क्लियर हैं। और एक चीज़ ये है कि वो गजा में एक पुलिस फोर्स को ट्रेन करेगी। अब यहाँ पर $1 मिलियन क्वेश्चन यही पैदा होता है कि क्यों इजराइल ने पाकिस्तानी ट्रूप्स की मुखालफत नहीं की ओपनली, लेकिन तुर्की के हवाले से सख्त पैगाम दिया है कि हम इनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे और हम डिसाइड करेंगे कि कौन आएगा और कौन नहीं। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो बात कर लेते हैं तुर्की की कि तुर्की के हवाले से उनके तहफ़्फ़ुज़ात क्यों हैं और वो क्यों डरते हैं तुर्की से। तुर्की और इजराइल का इस रीजन में एक क्लियर कट इख्तलाफ है और इनकी जो स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन है वो कई जगहों पर मुख्तलिफ है। सीरिया में हाँ, कई जगहों पर आप कह सकते हो कि ये कन्वर्ज करते हैं, लेकिन सीरिया में भी इख्तलाफात हैं। सीरिया में बशारुल असद की हुकूमत इजराइल और तुर्की दोनों को नापसंद थी, लेकिन सीरिया में अहमद अल शरा की हुकूमत इन दोनों को पसंद है। उसके अंदर कुछ मसाइल हैं कि नॉर्थ और सदर्न सीरिया में इनकी क्या स्ट्रेटजी होगी। इजराइल के वहाँ पर अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं और उर्दगान के अपने, लेकिन दोनों इस नए हुक्मरान से किसी हद तक खुश हैं। लेकिन तुर्की की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी इजराइल को पसंद नहीं। तुर्की जिस तरह ओपनली इजराइल को इस पूरे रीजन में चैलेंज करता है, इन पर ब्लॉकेड लगाने की कोशिश करता है और इनके साथ तिजारत ख़त्म करता है और उर्दगान के सख्त बयानात, और इसके अलावा तुर्की हमास को होस्ट भी करता है कई बार। 1.5 साल पहले इजराइल ने धमकी लगाई थी कि हमास के मेंबर्स जिस जगह पर होंगे हम उनको टारगेट करेंगे। उन्होंने कतर में तो टारगेट किया है लेकिन अभी तक तुर्की को निशाना नहीं बनाया, और यही इसकी एक बहुत बड़ी रीज़न है जो हम आपको बता रहे हैं कि तुर्की इनको चैलेंज करता है। तुर्की मिलिटरीली अमेरिका पर उस तरह डिपेंडेंट नहीं है जिस तरह ये अरब रियासतें हैं। उनकी मिलिट्री अपने दम पर मजबूत है। और इसके अलावा भी तुर्की की बात करें तो एक रीजनल पावर है तुर्की, और ये कई सदियों से चला आ रहा है। तुर्की की जो स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है उससे कोई डिनाई नहीं कर सकता। तुर्की की स्ट्रेटेजिक लोकेशन और फिर इनकी स्ट्रेटेजिक आउटरीच यूरोप और एशिया तक, तुर्की का इन्फ्लुएंस, नेटो में उनकी शमूलियत, ये चीज़ें तुर्की को एक पावरफुल प्लेयर बनाती हैं, जिसकी वजह से वो अपनी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को लेकर चलते हैं और बाज़ औक़ात अमेरिका को भी चैलेंज करते हैं। और फिर बाइडन की वीडियो भी सामने आती है उर्दगान के हवाले से कई साल पहले, जब वो कह रहे थे कि हाँ हमें रिजीम चेंज करवाना चाहिए यहाँ पर अपोजिशन को पैसे देकर। इस हद तक थोड़ा सा अमेरिका को भी खटकता है, हालांकि अमेरिका का भी पार्टनर है तुर्की। और इसकी यही असर्टिव फॉरेन पॉलिसी और स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी चुभती है इजराइल को, और इनको ये डर है कि अगर तुर्किश ट्रूप्स इधर आ जाते हैं तो इनके लिए चीज़ें कॉम्प्लिकेट हो सकती हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये इनको चैलेंज करना शुरू कर दें। तुर्की के मीडिया पर भी सल्तनत उस्मानिया की पास्ट ग्लोरी को बहुत ज़्यादा दिखाया जाता है और यरूशलेम के हवाले से एक ओनरशिप ली जाती है। ये चीज़ इजराइल को खटकती है कि उसी मुल्क के सोल्जर्स जो कभी यहाँ पर हुकूमत करते थे वो हमारे डोर्स पर आके खड़े हो जाएंगे। और इस साल के शुरू में हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने देखा था कि तुर्की जिस तरह सपोर्ट कर रहा है अहमद अल शरा को। इजराइल में किसी की जानिब से एक ये भी बयान आया था कि तुर्की सल्तनत उस्मानिया को रिवाइव करने की कोशिशें कर रहा है इन मुस्लिम लीडर्स को अपने साथ मिलाकर, जो कि इजराइल के लिए ख़तरा है। तो इजराइल एक ऐसी स्टेट है जिसको हर वक्त अपनी एग्जिस्टेंस का ख़तरा रहता है, एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस जिसे आप कह सकते हैं, कि वो अपने सर्वाइवल पर जी रहे हैं। हर वक्त वो वॉर ऑफ सर्वाइवल में होते हैं कि यहाँ से हमला ना हो जाए या यहाँ से हमला ना हो जाए। और तुर्की इस हवाले से एक ही मुल्क है जो उनको सीरियसली चैलेंज करता है। ये अरब ममालिक का भी इन्हें पता है कि इनकी कोई ख़ास मिलिट्री पावर नहीं है, कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है, हम कहीं भी जाकर इनको निशाना बना सकते हैं। कतर इसकी एक क्लियर एग्जाम्पल है। इसके अलावा फ़लस्तीन, सीरिया, लेबनान, यमन, यहाँ तो ये हर वक्त स्ट्राइकें करते रहते हैं। और पीछे रह जाते हैं इजिप्ट और जॉर्डन, जो कि यस मैन है, जो यूएस उन्हें कहता है वो करते हैं। और इजराइल का ये डर कि हम तो इस फोर्स के तहत हमास को डिसमेंटल करना चाहते हैं, जबकि तुर्की के पास्ट के कनेक्शंस हैं। तो ये फैक्टर्स पोस्ट वॉर अरेंजमेंट में इजराइल के लिए चीज़ों को कॉम्प्लिकेट कर सकती हैं। और तुर्की की मदद से हमास अपना इन्फ्लुएंस दोबारा रीस्टैब्लिश कर सकती है गजा के अंदर।
अब आते हैं पाकिस्तान की तरफ के पाकिस्तानी ट्रूप्स की मौजूदगी गजा के अंदर वो इजराइल को इतना परेशान क्यों नहीं करती। ये एक बड़ा सोचने वाला सवाल है कि हम तो तुर्की के मुकाबले में एक न्यूक्लियर पावर भी हैं, हमारी तो आर्मी भी ज़्यादा बड़ी है, दिफाई तौर पर हम एक बहुत मजबूत मुल्क हैं, हमने अपने से 4 गुना बड़े मुल्क को सबक सिखाया है भारत को, जिसमें इजराइल ने भी अपना किरदार अदा किया उनको ड्रोन्स वगैरह प्रोवाइड करके। तो स्टिल उनको पाकिस्तान से ख़तरा क्यों नहीं है। पाकिस्तान की बात करें तो मिडल ईस्ट के इस पूरे रीजन में हिस्टोरिकली पाकिस्तान की डेप्थ नहीं रही। 1-2 बार पाकिस्तान की एंट्री हुई है, पाकिस्तान ने इजराइल के जहाज़ भी गिराए हुए हैं और उर्दन के शाह अब्दुल्ला के कहने पर फ़लस्तीन की PLO के कुछ लोगों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन भी किया था ज़िया की हुकूमत में। इसके अलावा पाकिस्तान की कोई स्ट्रेटेजिक डेप्थ नहीं है मिडल ईस्ट के अंदर। हाँ, अभी पाकिस्तान की बेहतर डिप्लोमेसी की वजह से पाकिस्तान को एक रोल मिला है सऊदी अरब और पाकिस्तान की डिफेंस डील की सूरत में, लेकिन स्टिल पाकिस्तान की उस तरह की स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है फ़लस्तीन के आसपास जिस तरह तुर्की की है। तो एक तो ये चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान उनके लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट पोज नहीं करता। दूसरा फैक्टर बहुत ख़तरनाक है। इजराइल पाकिस्तान को समझने के लिए यूएस से भी काफ़ी फीडबैक लेता है और पिछले दिनों हमने देखा है कि यूएस ने मुतअद्दिद सैंक्शंस लगाई हैं पाकिस्तान के मिसाइल प्रोग्राम पर, पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पर, पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर, और ये 6-7 बार लगाई गई हैं जिसको हमने 3-4 बार डिस्कस भी किया है, प्रॉपर हमने कवर किया उसको। 3-4 बार तो यूएस ने उन एंटिटीज़ को ब्लैकलिस्ट किया जो पाकिस्तानी न्यूक्लियर या मिसाइल प्रोग्राम को कुछ ना कुछ प्रोवाइड कर रही थी, कुछ सप्लाई कर रही थी। लेकिन रिसेंटली यूएस ने नेशनल डिफेंस कॉम्प्लेक्स को निशाना बनाया जो कि पाकिस्तान का एक गवर्नमेंट इदारा है, यानी पाकिस्तान का सरकारी इदारा, उसको टारगेट किया गया है। और यूएस की जानिब से मुतअद्दिद बार पाकिस्तान के मिसाइल और न्यूक्लियर के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया जाता है कि जी पाकिस्तान ये है तो पाकिस्तान वो है, पाकिस्तानी इनके न्यूक्लियर हथियार दहशतगर्दों के पास लग सकते हैं, इनकी मिसाइल रेंज बहुत ज़्यादा है, ये चाइना के साथ पता नहीं मिलकर क्या बना रहे हैं। तो इस तरह का नैरेटिव आता रहता है और फिर पाबंदियां भी लगती हैं। 2011 में हमने ये प्रेशर देखा था क्यानी के दौर में, और रिसेंटली ये बाइडेन जाते जाते बड़ी सैंक्शंस लगा गए हैं और 1-2 सैंक्शंस ट्रंप के अंडर भी लगी हैं। मतलब इस हद तक ये आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम को डिसमेंटल करना चाहते हैं। और दूसरा इसका एक ये भी मकसद है कि पाकिस्तान के मिसाइल्स की रेंज को इजराइल तक ना पहुँचने दिया जाए। पाकिस्तान कहता है कि हमारे जो मिसाइल्स हैं और हमारे सारे हथियार भारत ओरिएंटेड हैं। शाहीन 3 बैलिस्टिक मिसाइल की बात करें तो उसकी रेंज 2800 किलोमीटर्स तक है और यही पाकिस्तान की ऑफिशियल मैक्सिमम रेंज है, और इजराइल का फासला भी तकरीबन इतना ही बनता है। इस मिसाइल की डेवलपमेंट से रिलेटेड जो कंपनीज काम कर रही थी उनको भी बैन किया गया है अमेरिका की जानिब से, और मकसद यही है कि पाकिस्तान की रेंज इजराइल तक ना पहुंच सके, पाकिस्तान अपनी ऑफिशियल रेंज को 3000 किलोमीटर से बढ़ा ही ना सके, जबकि भारत जो पाकिस्तान का दुश्मन है उनकी ऑफिशियल रेंज 5000 किलोमीटर तक पहुंच चुकी है और वो ICBM बनाने में कामयाब हो चुके हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स। जहां पाकिस्तान का ऑफिशियल स्टैंस ये है कि हमारे सारे मिसाइल भारत ओरिएंटेड हैं, वहीं कुछ लोगों का ये भी ख्याल है कि हमने इजराइल को भी किसी हद तक एक इनडायरेक्ट पैगाम दिया हुआ है कि तुम्हारे लिए भी हमारे पास मिसाइल्स हैं, क्योंकि इनके इस पूरे रीजन में जो असर्टिव ऑब्जेक्टिव्स हैं कि किसी मुस्लिम मुल्क को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना, जिस तरह ईरान की न्यूक्लियर साइट्स पर इन्होंने हमला किया है, इनको डेफिनेटली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम भी खटकता है। और जिस तरह ये भारत को हर कॉन्फ्लिक्ट में सपोर्ट करते हैं, ये चीज़ भी क्लियर हो जाती है कि ये पाकिस्तान से डरते हैं। और 80s में कहूटा लेबॉर्ट्रीज में भी इजराइल पूरी तरह से तैयार बैठा था पाकिस्तान की न्यूक्लियर साइट्स पर हमला करने के लिए, लेकिन पाकिस्तान को बरवक्त इंटेलिजेंस पहुंच गई थी जिसकी वजह से इजराइल को अपना प्लान कैंसिल करना पड़ा। तो ये बताने का मकसद है कि इजराइल की हमेशा से पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर नज़र रही है। सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम का क्या ताल्लुक है हमारे ट्रूप्स की गजा में डिप्लॉयमेंट के हवाले से। इसमें इजराइल के मल्टीपल शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स हैं। शॉर्ट टर्म में वो आपको साइकोलॉजिकली टारगेट करना चाहता है और लॉन्ग टर्म में स्ट्रेटेजिकली आपको फेल करना चाहता है। वो पाकिस्तान की इस सॉफ्ट पावर को ख़त्म करना चाहते हैं जो पाकिस्तान की एक मॉरल सपोर्ट है फ़लस्तीनियों के लिए। चूँकि वो खुद कहते हैं कि हम अलाउ करेंगे और इसकी शराइत भी हम ही डिसाइड करेंगे, तो इसके ज़रिए वो नैरेटिव देंगे कि देखो मुस्लिम फोर्सेस हमास से लड़ रही हैं। इससे क्या होगा कि पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज आहिस्ता आहिस्ता ख़राब होगा, पाकिस्तान की सरकार पर तनकीद बढ़ेगी, मुल्क के अंदर एक अफरा तफरी पैदा होगी और एक क्योस की सिचुएशन पैदा होगी। यानी पाकिस्तान के किरदार को कंट्रोवर्शियल बनाना और अल्टीमेटली मुस्लिम वर्ल्ड और पाकिस्तानी अवाम के अंदर पाकिस्तान के हवाले से कन्फ्यूजन क्रिएट करना।
इस क्योस और अफरा तफरी का वो फ़ायदा उठाकर आपके अंदर मज़ीद पेनिट्रेशन करना चाहते हैं। ऑलरेडी वो हालात को ख़राब करने में तो काफ़ी हद तक कामयाब हो चुके हैं, और जब चीज़ें इतनी ख़राब हो जाएंगी, महंगाई बढ़ जाएगी, लोगों में बेचैनी बढ़ जाएगी और नेपाल या बांग्लादेश टाइप कोई इनकलाब अगर आ जाता है, तो उस सूरत में ये अमेरिका को कहेंगे कि पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक एसेट्स को आप कंट्रोल करें या उस पर पाबंदियां लगा दें, और पाकिस्तान पर फिर आलमी सैंक्शंस लग सकती हैं। इस तरह पाकिस्तान को वीक करने का इनका लॉन्ग टर्म प्लान है, क्योंकि 47 से लेकर अब तक पाकिस्तान ने एक ज़बरदस्त सॉफ्ट पावर एंजॉय की है मुस्लिम दुनिया में, और कश्मीर या फ़लस्तीन के मुसलमान हों, उन्होंने हमेशा पाकिस्तानियों को मदद के लिए पुकारा है, चाहे सिविलियन एड हो या मिलिट्री एड हो। वो अलग बात है, उसमें बहुत से चैलेंजेस होते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने हर मुमकिन मदद करने की कोशिश की है। तो वो सॉफ्ट पावर जब ख़त्म हो जाएगी तो आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि पाकिस्तान का इमेज भी शैटर हो जाएगा, और जिस लेवल की तनकीद होगी मुल्क के अंदर, उसको मैनेज करना भी मुश्किल हो जाएगा। फ़लस्तीन का इशू पाकिस्तान में एक सेंसिटिव इशू है, और पाकिस्तान के फाउंडर कायदे आज़म का भी यही कहना था कि हम इजराइल को तस्लीम नहीं कर सकते, क्योंकि उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि जिस तरह इजराइल ने कब्ज़ा किया था फ़लस्तीन के ऊपर। और इसके साथ ही इस फोर्स के ज़रिए इजराइल ये भी ऑब्जेक्टिव हासिल करना चाहता है कि इन फोर्सेस की ममालिक के साथ किसी हद तक कोई ना कोई ताल्लुक़ कायम किया जाए, जो कि अल्टीमेटली अब्राहम अकॉर्ड्स तक जाए और इजराइल के साथ ये नॉर्मलाइज कर लें। यानी इजराइल आपको ये ऑप्शन देगा कि हमारे साथ ताल्लुकात बेहतर कर लो, हम आपकी बहुत सी मदद करेंगे, जो आपके मुल्क में मसले मसाइल चल रहे हैं, जो इकॉनमी के, हम आपको प्रोवाइड करेंगे। और ये भी बड़े अफसोस की बात है कि कुछ पाकिस्तानी इस झांसे में आ भी जाते हैं कि एक इतना छोटा मुल्क जिसकी डेप्थ ही कोई नहीं है, हम उससे इम्प्रेस होते हैं कि हम उससे मदद लेंगे और पता नहीं यहाँ पर कौन सा जादू होगा और सब चीज़ें बदल जाएंगी। मैं हमेशा कहता हूँ पाकिस्तान की तरक्की ना चाइना कर सकता है, ना अमेरिका, ना इजराइल, जो लोग समझते हैं। तरक्की हमेशा इंटरनली होती है। आपके पास जितने रिसोर्सेज हैं, अगर आप उनको मुल्क में कोई अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें और वो मुल्क छोड़ कर बाहर ना जाएं, तो वो भी बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ हमेशा ये सोच मौजूद रहती है कि उससे हाथ मिला लो तो आपको फ़ायदा हो जाएगा, जबकि अपनी एक्सपर्टीज़ बिल्ड करने पर काम नहीं किया जाता। इसीलिए इजरायली पॉइंट ऑफ व्यू से पाकिस्तान एक लो रिस्क कैंडिडेट है जो गाज़ा में अपनी फोर्स भेज सकता है। पाकिस्तान के मिडल ईस्ट में रीजनल एम्बिशंस तुर्की के मुकाबले में कम हैं, यानी पाकिस्तान तुर्की की तरह एक थ्रेट पोज नहीं करता इजराइल को, और इसके साथ ही इजराइल के लिए वो मौके क्रिएट करता है कि पाकिस्तान को किस तरह मजीद वीक किया जाए अपने हिडन एजेंडाज के थ्रू। और इसके अलावा ईरान जैसे आइडियोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स भी मौजूद नहीं, जिनको ये ऑलरेडी पिछले 75 सालों में बहुत वीक कर चुके हैं। यानी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को जिस तरह इन्होंने डेंट पहुंचाया है, जो कायदे आज़म के शुरू के असूल थे पाकिस्तानी नेशन के लिए काम काम और सिर्फ काम, और बेलॉस होकर मुल्क की खिदमत करें और इस्लामिक प्रिंसिपल्स के तहत इस मुल्क को एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनाएं। और अब देखें, हम इस आइडियोलॉजी से बहुत पीछे हट चुके हैं। पाकिस्तान ओवरऑल एक मतलब परस्त मुल्क बन चुका है, जिसमें रहने वाला हर बाशिंदा शॉर्ट टर्म बेनिफिट तलाश कर रहा होता है, चाहे हुक्मरान हो या आम लोग हों। यानी पूरा सोशल फैब्रिक बिगाड़ कर रख दिया है, सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं इन्होंने। तो इसीलिए फाउंडेशनली पाकिस्तान तुर्की और ईरान से एक वीक कंट्री बन चुका है, डिफरेंट साजिशों की वजह से और हमारी अपनी कमजोरियों की वजह से, जिसको ये दुश्मन बड़ा इजीली एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। और उनको ये भी पता है कि पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर वीक हैं, पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं और इकोनॉमी का भी जनाजा निकला हुआ है। ये चीज़ें पाकिस्तान को इजराइल के लिए एक और लो रिस्क कैंडिडेट बनाती हैं, और वो फिर सोचते हैं कि इसको मज़ीद किस तरह वीक किया जाए। और इसके अलावा उनके जहन में एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि किसी झड़प की सूरत में अगर पाकिस्तानी ट्रूप्स को ये टारगेट करते हैं, खुदा न खास्ता, इससे पाकिस्तान की पोजीशन ग्लोबली वीक होगी कि इजरायलियों ने पाकिस्तानियों को भी निशाना बनाया है, क्योंकि डेफिनेटली पाकिस्तान के पास उस रीजन में लॉजिस्टिकल डेप्थ मौजूद नहीं है, और उस रीजन में इजराइल को रिस्पॉन्ड बैक करने की कैपेसिटी पाकिस्तान के पास लिमिटेड होगी, जहां इजराइल मनमानी से कुछ भी कर सकता है। इसलिए बड़ा कॉशियसली आपको आगे चलना होगा, फूंक कर कदम बढ़ाने होंगे। और इस हवाले से सबसे बेस्ट अप्रोच यही है कि पार्लियामेंट में डिस्कशन हो, इसके पूरे एंगल्स का जायजा लिया जाए, पूरी डायनामिक्स को देखा जाए कि क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं और इस फोर्स का क्या मैंडेट होगा। उस हवाले से भी मज़ीद डिटेल में डिस्कस करने की ज़रूरत है अमेरिका के साथ, और इसको यूएन पीस कीपिंग मिशन के तहत ऑपरेट करने की ज़रूरत है, जिस तरह पाकिस्तान बाकी पूरी दुनिया में फैला हुआ है और अमन की कोशिशें कर रहा है।
पाकिस्तान ने डेफिनेटली पिछले दिनों ज़बरदस्त कामयाबियां समेटी हैं, लेकिन उन स्ट्रेटेजिक गेंस को रिवर्स नहीं होना चाहिए। हमें इजराइल के लॉन्ग टर्म एंटी पाकिस्तान ऑब्जेक्टिव्स को समझना होगा। वो बेशक अमेरिका के ज़रिए आपको पैगामात शायद भिजवा रहे हों कि हम आपके साथ बहुत अच्छा रहेंगे, आपकी बहुत आवभगत करेंगे, कोई हॉस्टिलिटी नहीं होगी, मिलकर काम किया जाएगा, लेकिन इस वक्त इन पर कम्प्लीटली एतमाद भी नहीं किया जा सकता। इन्होंने जिस तरह मुआहदे तोड़े हैं वो हम सब के सामने हैं, और इस सूरत हाल में पाकिस्तान एक रोग स्टेट के सामने अगर अपने सिपाहियों को भेजता है, उसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की हैं। और हमें ये देखना होगा कि पाकिस्तान किसी नए कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व ना हो जाए। हमें देखना होगा कि इसमें फ़लस्तीनी कॉन्सेंट शामिल है या नहीं, इसमें आपके जो पुराने नैरेटिव है फ़लस्तीन से एसोसिएटेड वो ख़राब नहीं होने चाहिए, कि हम उनके भाई हैं और हमारी मॉरल सपोर्ट जारी रहेगी उन तक। और इवन इसमें इजराइल के साथ भी कोई नया तनाज़ा नहीं खड़ा होना चाहिए, यानी इससे बचकर रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारा रीजन नहायत वोलेटाइल है और वहाँ पर एक डीपली कंटेस्टेड वॉर एनवायरनमेंट है। इसलिए एक्सपर्ट्स के मुताबिक इंटरनेशनल स्टेबलाइजेशन फोर्स के हवाले से भी क्लियर स्टैंडर्ड्स सामने आने चाहिए और क्लियर कट रूल्स, ताकि कोई एम्बिग्विटी ना रहे इस हवाले से और अनवांटेड कॉन्फ्लिक्ट्स जन्म ना लें। तो पाकिस्तान को अपना स्ट्रेटेजिक कैलकुलस ख़राब किए बगैर आगे बढ़ने की ज़रूरत है और देखना होगा कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी के लिए कोई सीरियस चैलेंज प्रेजेंट तो नहीं करता, और इसके साथ ही पाकिस्तान का जो एक सॉफ्ट इमेज है मुस्लिम वर्ल्ड में, जो एक मॉरल स्टैंडिंग है, उसको भी चैलेंज नहीं करता। हमें कमेंट सेक्शन में बताइए क्या आप मुझसे एग्री करते हैं? क्या गाज़ा में पाकिस्तानी फोर्सेस की मौजूदगी को इजराइल पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है? इजराइल के इस हवाले से हिडन ऑब्जेक्टिव्स हैं या ये सिर्फ एक मफरूज़ा है, या आपके ख्याल में पाकिस्तान इसकी सारी फिजिबिलिटी देखकर अपने ट्रूप्स नहीं भेजेगा? और आपके ख्याल में क्या इस फोर्स का क्लियर मैंडेट सामने आएगा? आप क्या समझते हैं? कमेंट कीजिए। इसके अलावा हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही वो बेल आइकॉन भी दबा लें, ताकि वो स्टोरीज़ दुनिया भर से और पाकिस्तान से जिनकी मेन स्ट्रीम मीडिया पर प्रॉपर कवरेज नहीं होती, हमारे प्लेटफॉर्म के थ्रू आप तक टाइम पर पहुंच जाए। अगर आप हमारे इस इंडिपेंडेंट काम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें पेट्रियन पर सपोर्ट करें। हम किसी ब्रांड या किसी ऑर्गेनाइजेशन से पैसे नहीं लेते और इसी वजह से हम अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा इंडिपेंडेंट रखने की कोशिश करते हैं और वही बात करने की कोशिश करते हैं जो हम अंडरस्टैंड करते हैं डिफरेंट चीज़ों को पढ़कर और उनको एनालाइज करके। हमारे पेट्रियन का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।